एक्टिविटी रेशियोज या फिर यूटिलाइजेशन रेशियोज। एक्टिविटी रेशियो का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर generally activity means a particular direction in which a business applies its efforts. Example, a business may have a trading activity or a manufacturing activity. In accounting, activity is a measure of the general level of business. Thus, a firm with small turnover may be said to be operating at a low level of activity. So activity का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, when an organization is moving towards a particular way, एक हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग एक एक्टिविटी में ऑपरेट करते हैं, मतलब वॉट एवर ऑपरेशंस डू वी एक्चुअली परफॉर्म, उसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियोज यहाँ पे क्या दिखाता है, इट शोज़ द डिग्री ऑफ एसेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब एसेट को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, दैट इज़ व्हाट एक्टिविटी रेशियोज शो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि एसेट को वो कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। एक्टिविटी रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ द कैश elasticity of current assets, that is how quickly various current assets are converted into sales and cash. This is what the basic objective of every business is, है ना। हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू कन्वर्ट ऑल द करेंट एसेट्स इनटू कैश एज सुन एज पॉसिबल, और टू rotate all the current assets that we have in our business as maximum number of times possible. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप स्टॉक को ले लें, वी वुड वांट कि हम लोग जो भी स्टॉक एक बिज़नेस में ख़रीदते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, वो स्टॉक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और वो स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाए। वंस दैट मनी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम स्टॉक, हम लोग वापस उसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, एंड अगेन वो स्टॉक वापस कैश में कन्वर्ट होता है, एंड अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज़। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी स्टॉक हम लोग ख़रीदते हैं, वो स्टॉक अगर रेगुलरली कैश में कन्वर्ट हो जाता है एंड अगेन वी परचेज दैट स्टॉक एंड वो वापस कन्वर्ट हो रहा है कैश में, इसका मतलब वी हैव अ वेरी गुड सेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सर्कुलेशन ऑफ स्टॉक इज़ वेरी गुड। सो वॉट एवर स्टॉक दैट वी हैव इन आवर शॉप इज़ बिलोंग्स टू द करेंट पीरियड ऑफ टाइम्स। हम लोग कोई भी पुराना स्टॉक नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव दैट ऑप्शन टू कीप ओल्ड स्टॉक विद अस, बिकॉज द सेल्स ऑफ करेंट स्टॉक इज़ सो हाई दैट जो भी स्टॉक हमारे पास आता है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। सो इसी एक्टिविटी को हम लोग एक्टिविटी रेशियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देर आर 5 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियोज़, जैसे इन्वेंट्रीज़ या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो मैंने अभी डिस्कस किया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कौन सा रेशियो किस काम में आता है और किस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। द इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ क्विकली inventories is sold, that is the number of times a business's inventories turnover during a year। मतलब क्या है कि कितना बार आप स्टॉक को रोटेट करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है इट टेल्स आस कि आप अपने बिजनेस में इन्वेंट्रीज को कितना जल्दी और कितने बार आप रोटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटन, द इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ क्विकली इन्वेंट्री इज सोल्ड, दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ बिजनेसेस इन्वेंट्रीज टर्नओवर ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, सो हाउ क्विकली stock is, how quickly and how quickly stock is converted into cash, and
how frequently and how many times per year. So this is a very important ratio for any organization who are dealing in stock selling. कोई भी दुकान से आप पूछ लीजिए जो स्टॉक सेल करता है. स्टॉक मतलब एनी काइंड ऑफ सेल, एनी काइंड ऑफ स्टॉक. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका चाय हो गया, ठीक है, सोप हो गया, फूड आइटम्स हो गए, एनी काइंड, एनी, आप कंज्यूमर गुड्स ले लो या फिर कैपिटल गुड्स ले लो, जो भी गुड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, वो सारे स्टॉक के कैटेगरी में ही आते हैं. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ना ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है आप सेल से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए. सेल से व्हेन वी डिडक्ट ग्रॉस प्रॉफिट देन वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. मतलब ये सेल का ही कॉस्ट है. आप जितना सेल किए ना, ये उसका कॉस्ट है. हम लोग डायरेक्ट सम्स करेंगे. सम्स से हम लोग को जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन वहीं पे समझेंगे. कैलकुलेट द इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. ओपनिंग इन्वेंट्रीज 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 31,000, सेल्स 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%. सो देखो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो जिससे हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं. एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे ओपनिंग है 29,000, क्लोजिंग है 31,000, दोनों को प्लस करो. मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ यहाँ पे. सो 29,000 प्लस 31,000 डिवाइड करना है इसे 2 से. सो वी आर गेटिंग एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 15,000. सॉरी, आई थिंक द कैलकुलेटर इज़ नॉट बिहेविंग द वे इट शुड. एक बार, अच्छा ये क्या खुल गया. 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2. सो वी आर गेटिंग 30,000. ठीक है. सो ये हमारा एवरेज इन्वेंट्रीज हो गया या एवरेज स्टॉक हो गया. नाउ यहाँ पे देखो सेल्स दिया हुआ है 3,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन 25%. सो जीपी कितना होगा? 3,20,000 इंटू 25%. ठीक है. सो 3,20,000 का 25% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो 3,20,000 इसका 25% वी आर गेटिंग 80,000. तो यहाँ 80,000 हम लोग लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है आप सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो. तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज़, मैं आपके सामने यहीं पे करता हूँ, 3,20,000 से अगर हम लोग 80,000 को डिडक्ट करते हैं वी आर गेटिंग 2,40,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा 2,40,000 आ गया. तो हमारा रेशियो क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब 2,40,000 यहाँ पे एंड 30 के नीचे, दैट्स इट, 8 टाइम्स. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि 8 बार इस कंपनी ने अपने स्टॉक को कन्वर्ट किया है कैश में. 8 बार वो अपने स्टॉक को कन्वर्ट किया है. या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको कि 12 डिवाइडेड बाई 8 अगर मैं करता हूँ 1.5, मतलब हर 1.5 महीने के बाद ये अपना स्टॉक खरीदता है मार्केट से. ठीक है. मैं यहाँ पे वापस बताता हूँ कि क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुआ. हमारा सिचुएशन क्या हुआ कि यहाँ पे
स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा 8 टाइम्स आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इन 1 ईयर स्टॉक टर्न्स फॉर 8 टाइम्स। मतलब साल में 8 बार आप खरीदते हैं या फिर साल में 8 बार आपका स्टॉक खाली हो जाता है, ठीक है। महीने में अगर हम आपको बताएं तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो महीना कितना है? 12, 8 से डिवाइड करिए, 1.5 महीना आता है। इसका मतलब क्या है कि हर 1.5 महीने में आपका स्टॉक खाली हो जाता है, आपको स्टॉक नया रिप्लेनिश करना पड़ता है। या फिर अगर और डिटेल में हम लोग चाहें इसे, तो और डिटेल में भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। और डिटेल में हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? कि साल में नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं, नंबर ऑफ डेज़ बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो नंबर ऑफ डेज़ हमारा 365 है। इसे अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, 365 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 45.625 डेज़। या फिर मैं 45 ही पकड़ता हूँ ना, या 46 भी पकड़ सकते हैं हम लोग, कि हर 45 दिन में, 1.5 महीना मतलब तो 45 दिन ही होता है ना, तो हर 45 डेज़ में हमें स्टॉक रिप्लेनिश करना पड़ता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ व्हाट इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम स्टॉक टर्नओवर रेशियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। एनुअल सेल्स 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। वापस से हमें सेम चीज़ करना है, वापस से सेम चीज़ करना है। तो पहले तो एक एक करके करते हैं हम लोग कि सेल्स, अच्छा जीपी निकालते हैं, ठीक है। सो जीपी कितना है यहाँ पे? सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज। तो कितना आ गया? सेल्स हमारा है 2 लाख इंटू 25%, सो 50,000 आना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो ये आ गया 50,000, ठीक है, 50,000 आ गया। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ सेल्स हमारा 2 लाख है, इससे हम लोग 50,000 को माइनस करेंगे एंड वी गेट 1,50,000 एज आर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। नाउ एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है हमारा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्रीज 38,500 प्लस 41,500 डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर में, 38,500 प्लस 41,500 डिवाइडेड बाय 2। सो वी आर गेटिंग 40,000 एज आर एवरेज इन्वेंट्रीज और एवरेज स्टॉक। सो हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्रीज दोनों मिल गए। सो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40,000। सो 1,50,000 by 40,000. So we are getting 3.75 times, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिका मिल्स लिमिटेड। इन्वेंट्रीज बिगिनिंग का दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग। इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है हमको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25% अबव कॉस्ट। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। तो अपने को उल्टा जाना है, हमें यहाँ पे एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है ना। एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे अपने लिख के सॉल्व करते हैं। देखो इजी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। सो मैं शॉर्ट में निकालता हूँ। हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 8। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री कितना है देखते हैं एक बार, 60 + 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 60,000 + 100,000 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार कर लेते हैं ये 1,60,000 बाई ये तो 80,000 हो गया। सो 8 into 80,000 इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना। सो 8 8 ज़ा 64, 6,40,000 होता है। तो फिर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, COGS आ गया मेरा 6,40,000। दिस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेशन। इसके बाद का क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बताया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो 25% कॉस्ट के ऊपर है। 25% ना कॉस्ट के ऊपर है, तो अपने क्या करेंगे, तो सेल्स जो है वो क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या करना है, 6,40,000 का 25% निकालना है, विच इज़ 1,60,000। सो 6,40,000 + 1,60,000, तो ये हमारा 8 लाख आ गया सेल्स, ठीक है। और जीपी कितना आएगा फिर, सिंपल सा है भाई। जीपी को आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स को अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस करते हैं, या फिर ये जो 1,60,000 है यही हमारा जीपी है, ठीक है। एक तरीका है, वी कैन बहुत सारे तरीका हैं एक्चुअली, ठीक है। एक तरीका है आप 6,40,000 का 25% कर लो, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा तरीका है आपका जो सेल्स आया 8 लाख, उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000 से माइनस कर दो, यू विल गेट जीपी। और भी काफ़ी तरीके हैं, लेट अस नॉट क्लटर आवर पर्पस, हमें जितने सारे सम्स हो सके उसे डिस्कस करने हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा 6 टाइम्स दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल्स है। सेल्स हमारा 1,80,000 दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्रीज। बढ़िया बढ़िया। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो है वो ओपनिंग से 15,000 ज़्यादा है। मतलब ओपनिंग को अगर अपने एक्स पकड़ें तो क्लोजिंग वाला x + 15,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को लिख डालते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दिया हुआ है, वो अभी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, हम लोग तो फॉर्मूले में अभी नहीं डाल रहे हैं, जब डालेंगे तब इसे लिखेंगे। दूसरा है सेल्स दिया हुआ है 1,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। इसका मतलब हमें जीपी मिल जाएगा। जीपी विल बी 1,80,000 इंटू 20%, है ना, 36,000 आना चाहिए। सो 1,80,000 इंटू 36 आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। 1,80,000 माइनस 36 विच इज़ 1,44,000।
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारा आ गया। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गया, अभी हमको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एक काम करते हैं, अपने पूरे फॉर्मूला में इसे डालते हैं, पूरे फॉर्मूले में डालते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, ठीक है। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज गिवन एज 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई फाउंड आउट टू बी 1,44,000। एवरेज स्टॉक ही तो नहीं है हमारे पास, तो इसे हम लोग एवरेज स्टॉक ऐसे ही लिख देते हैं। एक काम करते हैं, एवरेज स्टॉक को ना पास में यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ हमें सवाल में बताया हुआ है कि हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 15,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो अगर अपने ये लाइन, अच्छा यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री को x पकड़ेंगे। यहाँ पे ये रहा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री को अपने x पकड़ रहे हैं। तो क्लोजिंग एंट्री देखो, ओपनिंग अगर मेरा x होता है तो क्लोजिंग मेरा क्या होगा, x प्लस 15,000, क्योंकि 15,000 वो बेसी है, 15,000 वो ज़्यादा है ना, 15,000 वो ज़्यादा है। एवरेज इन्वेंट्री का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का क्या है कि x ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो ये अगर हम लोग ऐसे देखें 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये काट लो ना 2 और ये 7.5 हो गया फिर, तो मतलब x प्लस 7,500, ये हो गया मेरा एवरेज स्टॉक आ गया। तो मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ कि 6 इक्वल 1,44,000 डिवाइडेड बाई x प्लस 7,500, या फिर 6x प्लस 7,500 इंटू 6 विच इज़ 45,000 इक्वल 1,44,000, या फिर x इक्वल 1,44,000 माइनस 45, ये 45 को मैंने इस तरफ से इस तरफ लेके आया इक्वल के, डिवाइडेड बाई 6। मैं एक स्टेप जंप किया हूँ, एक स्टेप जंप किया हो, तुम लोग मत जंप करना। 1,44,000 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 6, तो x मेरा आ गया 16,500, x आ गया मेरा 16,500। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक आ गया है 16,500। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या बताया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा बताया हुआ है कि इट इज़ 15,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, है ना। सो ये तो हो गया मेरा ओपनिंग, क्लोजिंग हो जाएगा मेरा 16,500 प्लस 15,000 विच इज़ 31,500। चलो, तो ये तो सवाल हमारा बन गया। और कुछ पूछा था यहाँ पे, ओपनिंग और क्लोजिंग ही तो निकालना था। वी फाउंड दैट, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Calculate current assets of a company from the following information. Inventories turnover ratio 5 times. Inventories at the end is 15,000 more than the inventories in the beginning. सेम तरह का बताया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ और क्विक रेशियो। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आर न्यू, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए
नए से हैं, कोई नहीं, अपने को जितना आता है, अपने वहाँ तक पहुँचते हैं पहले, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट सॉल्विंग टिल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर रेडी विथ। चलो, तो यहाँ पे हमारा, मैं यहाँ पे पहले ना लिख लेता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेरे को दिया हुआ है 5, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, अच्छा हाँ सेल्स दिया हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5 इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा क्या आएगा, मैं और एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे, जो किताब में नहीं बताया हुआ है स्टॉक को फाइंड आउट करने का, या फिर सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने का। अगर इफ़ जीपी इज़ इक्वल 25%, ठीक है, ऑफ सेल्स, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा ना वो आपका 75% ऑफ सेल्स होगा। देख लो समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा अगर आप जीपी देखते हैं ना, जीपी अगर 25% ऑफ सेल्स है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा वो 75% ऑफ सेल्स होगा, है ना, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल होता है ना। मतलब इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर मैं सेल्स को 100 बोलता हूँ, सेल्स में तो दो चीज़ घुसा हुआ है, कॉस्ट है और प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट मेरा 25 है तो एब्सोल्युटली 75 विल बी माई कॉस्ट। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये एक दूसरा तरीका है, हम लोग इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इस पर्टिकुलर सम में। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है, विच इज़ सेल्स 2 लाख मल्टीप्लाई 75% 0.75। इसके बाद यहाँ पे एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, इसे कुछ नहीं लिखना है, एवरेज स्टॉक को अपने यहाँ पे अलग से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एवरेज स्टॉक अपने यहाँ पे अलग से फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे पिछली बार की तरह सेम करना है कि ओपनिंग स्टॉक को अपने पकड़ते हैं एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हो जाएगा मेरा एक्स प्लस 15,000, है ना। तो एवरेज स्टॉक वो जब हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग इज एक्स, क्लोजिंग इज एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गया मेरा 2x प्लस 15,000 बाई 2 और x प्लस 7,500। तो ये सेम कैलकुलेशन था एज इट वाज इन दी अर्लियर क्वेश्चन। तो ये हमारा आ गया। अब ये आगे बढ़ते हैं सम में। सो 5 इक्वल 2 लाख का 75% है ना, 2 लाख इंटू 0.75 वी आर गेटिंग 1,50,000। इसे डिवाइड करना है x प्लस 7,500 से। आ गया मेरा यहाँ पे 5x प्लस 7,500 मल्टीप्लाई इट विथ 5 वी आर गेटिंग 37,500 इक्वल 1,50,000। सो x इक्वल 1,50,000 माइनस 37,500 होल को डिवाइड करो 5 से।
तो हमें क्या मिल रहा है, हम लोग देखते हैं इसे। एक लाख 12,000 डिवाइडेड बाई 5, सो वी आर गेटिंग 22,500। we are getting 22,500 as our opening stock. so ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया 22,500। therefore क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, 22,500 प्लस 15,000, तो ये आ गया मेरा 37,500 एज माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो यहाँ तक तो आ गया। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके अलावा हमें फाइंड आउट करना है करेंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है और क्विक रेशियो दिया हुआ है। चलो ये इन्फॉर्मेशन भी जैसे दिया हुआ है वैसे लिख डालते हैं हम लोग। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है, क्विक रेशियो 0.5 और 75 और 50,000 करेंट लाइबिलिटी। सो करेंट लाइबिलिटी मेरा दिया हुआ है 50,000 और क्विक रेशियो दिया हुआ है मेरा 0.75। ठीक है। अच्छा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट बाय करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लाइबिलिटीज़, है ना। क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट से आप स्टॉक को माइनस कर लो। तो करेंट एसेट हमको पता है नहीं कितना है ना। क्विक रेशियो बल्कि पता है 0.75 इक्वल करेंट एसेट माइनस स्टॉक। स्टॉक विल बी कंसिडर्ड एज माई क्लोजिंग स्टॉक 37,500 बाय करेंट लाइबिलिटी विच इज़ 50,000। तो इसे भी मैं लिख देता हूँ इन वैल्यू। ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी क्या होना है, ये सिंपल है। यहाँ पे अब 0.75 इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है। 50,000 इक्वल करेंट एसेट माइनस 37,500। ठीक है। सो ये 50,000 मल्टीप्लाई इट विथ 75.75 वी आर गेटिंग 37,500। एक सेकेंड, आई थिंक आई एम डूइंग सम मिस्टेक। नो सर। सही है क्या? ओ हाँ 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 ये हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही कर रहे हैं हम लोग, कोई गलती है नहीं हमारा यहाँ पे। तो लेकिन हाँ, वहाँ तक तो सही है। अभी अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अच्छा 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 अच्छा, सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37,500 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे माइनस 37,000।
माइनस 37,500 यहाँ लिखना है। तो करेंट एसेट एक तरफ ले लो, इन दोनों को एक तरफ, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इसका मतलब 37,500 प्लस 37,500 एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर एज प्लस 37,500। तो ये आ गया मेरा 75,000 माई करेंट एसेट्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट रेशियो है आफ्टर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज द रेशियो बिटवीन द क्रेडिट सेल्स if the information in regard to credit sales is not available, total sales may be taken in place of credit sales, and average debtors plus average bills receivable. This ratio indicates the number of times per year that the average balance of debtors are collected. ये है मेन लाइन, ये है हमारा मेन लाइन। ये रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी दुकान या कोई भी फर्म जो क्रेडिट में सेल करती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो व्हेन देयर कस्टमर्स आर गोइंग टू पे देम बैक। तो वॉट एवर मनी कस्टमर्स ओ देम, जो भी पैसा कस्टमर्स को देना है, कस्टमर्स देंगे हमें, वो अगर जल्दी दे देते हैं तो फिर इट इज़ गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि हमारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ नहीं रहा। अगर वो लोग बहुत समय लगाते हैं, देन माई क्रेडिट पॉलिसी इज़ वीक एंड माई कस्टमर्स आर नॉट पेइंग मी ऑन टाइम एंड दैट इज़ वाई मैं बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सेल किया हुआ पैसा है ना, वो अटक के रखा हुआ है। आप खुद सोचो, आप अगर 5 लाख रुपए का सेल करते हो एंड रादर देन गेटिंग दैट 5 लाख रुपीज़ इन टोटल इन योर पॉकेट, आपका क्या हो रहा है ना, आपको खाली 50,000 रुपये मिला, बाकी 4.5 लाख रुपया is on credit and the customers are not paying them. Few will be paying you in 15 days, some will pay you after 1 month and some will not pay. So more credit sales also increases the risk of bad debt. So debtors turnover ratio जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा बात है, क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि साल में आप कितना बार एक डेटर को या डेटर्स लोगों को क्रेडिट सेल करते हैं, उन लोगों से आप पैसे कलेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक साइकिल बना दूँ, तुमको एक साइकिल बनाता हूँ, ठीक है, आप क्या किए ना, आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स किए, आपने कलेक्शन किया, आप वापस सेल कर रहे हैं, तो ये साइकिल कितना बार आप चला रहे हैं। ये साइकिल अगर आपका साल में बहुत बार चल रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत कम चल रहा है, सपोज साल में अगर आपका 2 ही बार ये साइकिल चलता है, तो फिर बहुत लो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। कितने दिन में आपका डेटर जो है आपको पैसा देता है, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रेशियो। चलो आगे देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, a high debtors turnover ratio may indicate an improvement in the business position, business condition, a tightening of credit policies or improved collection procedures. Tightening of credit policies का मतलब क्या हो गया कि आप अपना क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? द कस्टमर्स आर फोर्स्ड टू पे यू द मनी ड्यू within specific time period। या फिर ये आपका ये भी दिखाता है कि हाउ डू यू कलेक्ट योर सेल्स मनी। सो इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शन प्रोसीड्योर्स भी हमें बताता है अगर हमारा डिग्री ऑफ ये जो रेशियो है ये अगर ज़्यादा होता है तो। ऑन द अदर हैंड, अगर लो रेशियो होता है, मे बी एन इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग क्रेडिट पीरियड और स्लो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। आप अपने कस्टमर्स के पास अच्छा होने के लिए आप क्या करते हैं? यू टेंड टू फेवर देम बाय गिविंग देम लॉन्ग क्रेडिट पीरियड
and long credit period gives rise to slow collection process, which further blocks your capital and which further restricts your business opportunities. So in my opinion, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. मतलब इट शुड बी समथिंग विच इज़ फेवरेबल फॉर द बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ. आपका क्रेडिट पॉलिसी ऐसा ही होना चाहिए कि कस्टमर्स को भी प्रेशर ना लगे, कस्टमर्स भी फोर्स्ड ना फील करें, एंड ऑन द अदर हैंड आपका भी लॉस ना हो, नुकसान ना हो कि यू आर योर मनी इज़ ब्लॉक्ड. ना ही आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने, ना ही आप ज़्यादा लिबरल बने. सो योर क्रेडिट पॉलिसी शुड बी बैलेंस्ड. सो क्रेडिट टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे देखो. क्रेडिट सेल्स बाई ट्रेड रिसीवेबल्स बाई एवरेज रिसीवेबल्स मैं कहूँगा, जिसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल सब कुछ आते हैं. तो ये नंबर ऑफ़ टाइम्स में आता है, ठीक है. अगर हमको चाहिए कि कलेक्शन पीरियड क्या है, कितने नंबर ऑफ़ डेज़ में आप अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, तो दैट कैन बी फाउंड आउट बाय नंबर ऑफ़ डेज़ में मिलेगा वो. 365 डेज़ को आप डिवाइड करिए DTR से, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से. हम लोग इसको DTR भी कहते हैं. इसे आप डेज़ में भी निकाल सकते हैं, मंथ्स में भी निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. क्या क्या है? अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हमारा? क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है. क्रेडिट सेल्स इज गिवन 60,000 रुपीज़. डेटर्स दिया हुआ है 5,000. बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 5,000. डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स. मतलब 5,000 और ये 5,000, इन दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है. सो 60,000 60,000 बाय डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ यहाँ पे. एक सेकेंड, एक बार हम लोग वापस फॉर्मूला को देखते हैं. यहाँ पे ये एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज रिसीवेबल्स. ओके ओके ओके. सो यहाँ पे एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल्स को ऐड करना है हमें, और हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि जो 5,000 और ये 5,000 है, ये दोनों जो है ये एवरेज दिया हुआ है, ठीक है. ये दोनों ही एवरेज में दिया हुआ है. तो इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड कि हमें इसे वापस एवरेज नहीं करना है. इसे नहीं करना है एवरेज कि 5,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 2 हमें नहीं करना है, ठीक है. सो क्रेडिट सेल्स इज 60,000 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 10,000. तो ये 6 टाइम्स आ गया. एवरेज कलेक्शन पीरियड जब निकालना है सो 12/6 करो तो वी विल गेट 2 मंथ्स. डेज़ में चाहिए तो 365 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, ठीक है. सो वो 36 डेज़ के करीब, 36 नहीं, एक बार देखते हैं कितना आता है. अगर डेज़ में करना है तो फिर 365 डिवाइडेड बाई 6 विल गेट 60 डेज़, है ना, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स. चलिए, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 इन द बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड. ओपनिंग डेटर्स 37,000 है, क्लोजिंग डेटर्स, देखो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग. सेल्स 60,000 है, कैश सेल्स 80,000 है. तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है हमारा क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेटर्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है.
तो ये क्रेडिट सेल्स तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, यहाँ पे तो टोटल सेल्स दिया हुआ है और कैश सेल्स दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स से अगर आप कैश सेल्स को माइनस करें तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। और एवरेज डेटर्स में क्या हो गया, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स को अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से तो वो मिल जाएगा। ठीक है, सो 37 प्लस 43 है ना, डेटर्स जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 37,000 प्लस 43,000, इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 37 प्लस 43 इज़ 80,000 है ना, 37 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 2, सो 40,000 आ रहा है और ऊपर में 5,20,000 आ रहा है। सो 5,20,000, व्हाट इज़ दिस कलर अच्छा, 5,20,000 बाई 40, सो ये करते हैं वापस 5,20,000 डिवाइडेड बाई 40, सो वी आर गेटिंग 13, सो ये 13 आ गया मेरा। दैट्स इट। इसमें और एक चीज़ है, कलेक्शन पीरियड भी हमें निकालना है ना। तो कलेक्शन पीरियड निकालना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। कलेक्शन पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, कलेक्शन पीरियड का है फॉर्मूला, डेज़ में अगर चाहिए हमें तो 365 डेज़ से 13 को डिवाइड कर दो, मतलब नंबर जो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया है 365 डिवाइडेड बाई 13 एंड वी आर गेटिंग, एक सेकेंड, 365 divided by 13, we are getting 28 days। ठीक है, इसको नंबर ऑफ मंथ्स में अगर निकालते तो लेस देन 1 आता, क्योंकि 1 मंथ से भी कम हो रहा है ना, 30 डेज कंप्राइजेस ऑफ 1 मंथ। नेक्स्ट जो सम्स हम लोग बाद में वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू ट्राई बाय योर सेल्फ।